प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जमहूरी हुकूमतों से तो मार्शल लॉ की हुकूमतें अच्छी थीं। ज़िया और मुशर्रफ ने बल्दियाती इंतखाबात कराए, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। सदर ओबामा ने जनरल असेंबली में सानिहा पेशावर का तो जिक्र किया, लेकिन मिस्री अवाम के कत्ले आम को भूल गए। कहते हैं ड्रोन हमलों में उन्हें निशाना बनाया गया जो अमरीका के लिए खतरा थे। पेट्रोल और बिजली महंगी करने की तजवीज, क्या गरीबों के मुंह से आखिरी निवाला भी छीन लिया जाएगा? सबसे पहले आज हम जिस खबर पर जाएंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी का बयान है। उनके रिमार्क्स हैं जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो केस हो रहा था उसमें दिए। उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि जो माजी में मार्शल लॉ की हुकूमतें थीं वो बेहतर थीं, क्योंकि कम अज़ कम उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवाए। और इस वक्त कम अज़ कम 2 सूबे ऐसे हैं, सिंध और पंजाब, जहाँ पे वही हुकूमतें हैं जो गुज़श्ता 5 साल से अवाम पर हुक्मरानी कर रही हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए। उनका यह कहना था कि ये आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। 2 दिन दिए हैं उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो तारीख दें कब वो इंतखाबात कराना चाहते हैं, क्योंकि अदालत का ये कहना था कि अगर ये वफाक ने और सूबों ने तारीख नहीं दी तो वो खुद एक ऑर्डर पास कर देंगे। और उनका यह भी कहना था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस मौके पर जस्टिस जवाद ख्वाजा के भी बड़े अहम रिमार्क्स थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि अगर तालीम का शोबा है तो वो भी अदालत उसमें ऑर्डर पास करे, अगर हेल्थ का शोबा है तो उसमें भी अदालत ऑर्डर पास करे। उनका ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात कोई मजाक नहीं है। अगर सूबे ये समझते हैं कि वो ये इंतखाबात अपनी मर्जी से कराएंगे तो सूबे ये खुशफहमी अपने जहनों से निकाल दें। अदालत किसी तरह का भी ऑर्डर पास कर सकती है, और अगर हमें तारीख नहीं दी गई तो हम ऑर्डर पास कर देंगे। और ये एक निहायत अहम मामला है बल्दियाती इंतखाबात का, क्योंकि यही वो एक तरीका है जिससे इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर आवाम के पास आते हैं और आवाम अपने मसाइल का हल खुद अपने नुमाइंदों के जरिए हल करते हैं। लेकिन ये देखा माजी में अगर नज़र डालें तो सियासी हुकूमतों ने इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई, क्योंकि आमतौर पर समझा यह जाता है कि सियासतदान नहीं चाहते कि कोई एक नई लीडरशिप पैदा हो जिससे उनकी अपनी क़यादत को खतरा लाहक हो। इसलिए बल्दियाती इंतखाबात का अमल हमेशा इल्तवा का शिकार होता है, जबकि जब डिक्टेटर्स आते हैं, मार्शल लॉज लगते हैं, तो गालिबन उन्हें सियासी हमायत की ज़रूरत होती है, नई जमात बनाने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो लीडरशिप क्रिएट करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात की जानब जाते हैं। लेकिन एक अहम मामला है, और ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद जब इख्तियारात डिवॉल्व हो रहे हैं, सूबों को दिए जा रहे हैं, अवाम को दिए जा रहे हैं, तो इन हालात में सियासतदानों की जानब से ये एक बहानेबाजी करना बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से यकीनन ये एक बड़ा संगीन मसला है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया। जिस मसले पर हम बात करना चाहते हैं ये नहायत अहम मसला है, क्योंकि अवाम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो लोकल बॉडीज़ जो इंस्टीट्यूशन है अगर वो मौजूद हों तो उसको वहीं पे मोहल्ले में, गली में उनको हल किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा ये जो एक निज़ाम है बल्दियाती, ये एक नई लीडरशिप प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो नौजवान गली मोहल्लों से सियासत का आगाज़ करते हैं और जूं वो आगे चलते हैं, पहले वो मकामी लेवल पर, फिर शहर के लेवल पर, फिर सूबाई सतह पर, और उसके बाद फिर वफाकी सतह पर आकर वो अपना सियासी किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये सियासतदानों की जानब से इसका इल्तवा किया जाता है, इल्तवा का शिकार होता है सब कुछ, और जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी ने यह कहा कि मार्शल लॉ जो हैं उनके ज़माने में वो गालिबन ऐसा लगता है कि वो बेहतर हुकूमतें थीं, सियासतदानों से बेहतर हुकूमतें थीं, सियासी हुकूमतों से बेहतर हुकूमतें थीं। और उनका ये कहना था कि अवाम को ये ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई इस हवाले से तारीख दें। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो टेक्निकल इशू है वो रिजॉल्व हो। ब्रेक के बाद इसी मसले पर आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक अहम रिमार्क थी, जिसमें उनका ये कहना था कि मार्शल लॉ बेहतर थे, कम अज़ कम बल्दियाती इंतखाबात तो करवाते थे, इन सियासी हुक्मरानों से जो मार्शल लॉ थे वो बेहतर थे। इस हवाले से बाबर सत्तार हमारे साथ हैं। जी बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबर साहब, ये एक बड़ा अहम बयान है पाकिस्तान के चीफ जज की जानिब से, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने एक अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए ये कहा है कि ये
सियासी हुकूमतों से तो शायद मार्शल लॉ बेहतर था। ये आप किस तरह देखते हैं इस सारी डेवलपमेंट को? देखिए, बड़ी तशवीश की बात है। मुशर्रफ दौर में जितनी भी बुराइयां होंगी, लेकिन दो अच्छे काम उन्होंने किए थे। एक तो उन्होंने ये कहा था कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होगी, और ये शिक कानून में डाली थी, जो फिर हमारे सियासी कायदीन ने 18वीं तरमीम के बाद निकाल दी। दूसरी, लोकल बॉडी इलेक्शन का कानून तो था, लेकिन उन्होंने ये भी आइन के अंदर एक चीज़ डाल दी जो कि अभी तक हमने रिटेन की हुई है। तो आप ज़रा ये सोचिए कि अगर किसी भी वजह से इतने साल अगर जनरल इलेक्शंस डिले हो जाएं, तो इस मुल्क में हम इतना शोर गौगा करेंगे कि जमहूरियत जो है उसे दफन किया जा रहा है। तो ये तो हमने देखा इससे पहले भी। आई थिंक जो फ्रस्ट्रेशन है जनरली कि आप डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल के ऊपर ट्रिकल डाउन नहीं होने दे रहे हैं, उसकी एक्सप्रेशन थी अदालत के अंदर भी, और हमारी आइन की रिक्वायरमेंट भी है। और एक हमेशा से एक थीसिस रहा है, आयशा जलाल एक बड़ी स्कॉलर हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा कि इसलिए मार्शल लॉ लगते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो तर्ज हुकूमत है, बेशक वो मिलिट्री डिक्टेटर्स का हो या जमहूरी दौर में, वो तर्ज हुकूमत जिस तरह से पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं नजर आता। तो जब तक अगर हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और हम उसे ट्रिकल डाउन नहीं होने देंगे ग्रास रूट लेवल पे, तो जाहिर है आम आवाम को ये जो बेनिफिट है डेमोक्रेसी का, अगर वो नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी जरूर यहाँ पे कमजोर भी रहेगी और उस पर हमले भी किए जा सकेंगे। अच्छा बाबर साहब, ये एक बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसने भी अदलिया के साथ एक उनकी कन्फ्रंटेशन थी, और अब ये बार बार अदलिया तब कहती थी कि आप आइन को नहीं मानते, आप अदलिया की सुप्रीमेसी को नहीं मानते, फैसलों को सही स्पिरिट पे उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब ये जो गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और बड़ी अक्सरियत की गवर्नमेंट है, अदलिया के साथ उनका एक बड़ा ताल्लुक भी था, तहरीक भी उन्होंने बड़ी चलाई, लेकिन इस हुकूमत के हवाले से भी ये सिर्फ आज के रिमार्क्स नहीं है, पिछले चंद हफ्तों को अगर हम देखें तो बहुत सारे मामलात पर, अहम तकर्रियों के मामले पर, कई मामलों पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आप में और माजी की हुकूमत में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, प्रैक्टिकली अगर देखें तो अदलिया की सुप्रीमेसी को आप समझते हैं कि ट्रू स्पिरिट में तस्लीम कर रही हैं? देखिए, ये हम दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अदलिया की सुप्रीमेसी से ज़्यादा बड़ा इशू मेरा ख्याल है जो रेज कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, वो आइन की सुप्रीमेसी का है कि एक आइन के अंदर अगर एक बात लिखी हुई है तो वो उस तरह से होनी चाहिए। फ़र्क ये है, और हमारा मेरा ख्याल है गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है, जिसके अंदर इतनी खामियां नज़र आती हैं, जिस तरह से स्टेट के इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हुकूमतें जो हैं, अदालत को भी उसका नोटिस लेना पड़ता है और लोग अदालत में जाते हैं जब उन्हें कहीं और से रिलीफ नहीं मिलती। और फिर अगर अदालत वो काम शुरू कर दे जो एग्जीक्यूटिव करती है, तो फिर हम अदालत को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो रिस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर रही और एग्जीक्यूटिव के काम कर रही है। तो एक गवर्नेंस का हमेशा से क्राइसिस रहा है। जो फर्क पिछले कुछ सालों में आया है वो ये है कि हिस्टोरिकली हमारी अदालतें कमजोर थीं और थोड़ी शर्माती भी थीं एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शंस देते हुए या आइन को इस तरह से अपहोल्ड करते हुए कि एग्जीक्यूटिव को एम्बैरस करें। वो अब दौर खत्म हो गया। तो जो भी अब पार्टीज हुकूमत करेंगी उन्हें ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, और वो जब आइन को नहीं पूरा किया जा रहा होगा उसके तकाजों को, तो वो जरूर इंटरफेयर करेंगी। और उसमें फिर अगर आप अदालत को ये मौका देंगे और आप खुद से आइन को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर उसमें एक्सेसेस भी हो जाएंगी और उसकी जिम्मेदारी ज्यादा एग्जीक्यूटिव को उठानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अगर कंपैरिजन करें चीफ जज और मार्शल लॉ के साथ कंपैरिजन करें सिविल हुकूमतों का, और फिर ये इस किस्म के रिमार्क्स आए कि मार्शल लॉ जो थे वो बेहतर थे, तो हमारे मुल्क की एक मखसूस तारीख है जिसमें अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुई, अभी भी 1-2 इलेक्शंस होंगे तो हम ये समझेंगे कि शायद ये इदारे मजबूत हो गए हैं। इन हालात में इस तरह का जो बयान है, क्या वो मुख्तलिफ जो स्पेकुलेशंस हैं उनको नहीं बढ़ाएगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अदालत में बहुत सारी बातें होती हैं, चूंकि हमारा कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है और जो भी जज साहिबान फरमाते हैं वो हम उसी तरह से सुर्खियों की सूरत में चला देते हैं। तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी वजह करना पड़ेगा कि अदालती फैसलों को प्रोजेक्ट किया जाए। और आम जो ऑबिटर कमेंट हम कहते हैं, ये तो ऑबिटर कमेंट भी नहीं है, तो अदालत में वैसे ही सवाल जवाब के दरमियान एक बातचीत हुई। लेकिन मेरे ख्याल में जो फ्रस्ट्रेशन का जो वो इजहार कर रहे थे वो थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ज़रूर ऐसे हालात में जहाँ मीडिया सुर्खियाँ भी लगाती है और वो टिकर्स भी चलते हैं, वहाँ पे जज साहिबान को भी थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए
लेकिन ये भी ज़हन में हमें रखना चाहिए कि यही अदालत है इफ्तिखार चौधरी की जिसने ये फैसला भी दिया कि हम खुद एक ऐसी अदालत है जिसकी लिमिटेड अथॉरिटी है और अगर हम भी चाहें तो हम मार्शल लॉ को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आइन के खिलाफ है। ये हिस्टोरिक फैसला था 31 जुलाई वाला। सो इस पस मंजर में ये सोचना कि वो इनकरेज कर रहे हैं मार्शल लॉ की इंटरवेंशन को, मेरा ख्याल है ये गलत होगा। लेकिन जाहिर है जो अदालत में भी सवाल जवाब हो वो ये ज़हन में रख के अब होने चाहिए कि ये मीडिया पे चलेगा और लोगों के दिमाग में वसवसे आ सकते हैं। ये आप दुरुस्त कहा आपने। यकीनन चीफ जस्टिस साहब की एक उनकी अपनी बड़ी स्ट्रगल है अदलिया की जो बहाली थी उसके लिए, और फिर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये रिमार्क्स जो हैं ये बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में थे कि बलदियाती इंतखाबात क्योंकि सियासी हुकूमतें नहीं करा रही। यकीनन बिल्कुल बड़ी वजाहत से कह चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि किसी भी मार्शल लॉ को अदालत की तरफ से कभी अब मुस्तकबिल में कोई उसको शेल्टर फ्राहम नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल कुछ लोग करते हैं कि जिस तरह अदालतें मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ जो अखबारात में छपने वाली चीज़ें हैं या टेलीविज़न पर आने वाले इश्यूज़ हैं उनके हवाले से जजमेंट्स दी हैं अदालत ने, और कुछ लोगों को ऑफेयर भी हुए, कुछ प्रोग्राम के हवाले से चैनल्स को भी बुलाया। तो क्या अदालतें अपने रिमार्क्स के हवाले से अगर कुछ गैग ऑर्डर जारी कर दें कि सिर्फ फैसलों को प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि इस तरह जो गुफ्तगू होती है, जिस तरह रिपोर्ट होती है, तो बाज़ औक़ात जो समझने वाला है वो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी तो समझ सकता है, जो फिर मज़ीद क्यास हराइयों को जन्म देती है। जी, मेरे ख्याल से तो बड़ा ज़रूरी है कि अदालत एक अपनी जजमेंट्स और अपनी प्रोसीडिंग्स के लिहाज से इंस्ट्रक्शंस जारी करे ताकि आम लोगों को पता हो कि कौन सी बात अदालती फैसले हैं और कौन से बात फैसले नहीं हैं, वो अदालती कार्रवाई के दरमियान सवाल जवाब हो रहा है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि मीडिया अपना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट वज़ा करे ताकि ये ना तस्वर हो या इस तरह की प्रोजेक्शन ना हो कि कोर्ट्स जो हैं वो इनकरेज कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सोचा समझा नहीं जा सकता आज के माहौल में कि ये वाली कोर्ट स्पेशली जिसे परवेज़ मुशर्रफ ने रिमूव कर दिया वो इस तरह की चीज़ को इनकरेज करेगी। तो ये किसी तरह का कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की बहरहाल ज़रूरत है ताकि ये एक जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं एक तरह का मीडिया और जुडिशरी के दरमियान हमने थोड़ा सा देखा डेवलप होता हुआ, ये आइन के दायरे में रहे, ना मीडिया की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करे ना जुडिशल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करे। अच्छा बाबर साहब, आपने पहले भी जिक्र किया कि अब जो हुकूमतें हैं उनको ये समझना चाहिए कि अदालतें जो हैं वो माजी की तरह नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद इंडिपेंडेंट अदालतें हैं और कहीं पे भी कोई गलती होगी तो उसको वो पॉइंट आउट करेंगी, और ख़ास तौर पर आइन के हवाले से अदालतों का एक बड़ा वाज़े इस वक्त स्टांस नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं हमारे जो सियासतदान हैं क्या उनको इस बात का अदराक नहीं है कि जिस आइन की वायलेशन की सुप्रीम कोर्ट बार बार उसका रेफरेंस दे के सियासी हुकूमत को कह रही है कि आप इस मामले पर अमल दरामद करें और आइन को इस पर देखें, आइन के मुताबिक चलें, तो सियासतदानों को अदराक नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर बहुत सारे जो ताले आजमा होते हैं वो भी मुहिम जुई का सोच सकते हैं। सियासतदान जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं उनको इस बात का अदराक नहीं है, इस संगीनी का अदराक नहीं है कि क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है जी थोड़ी समझ तो है, लेकिन हुकूमत में आके पावर को छोड़ देना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई भी इदारा, बेशक वो एग्जीक्यूटिव हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, फौज हो, जब एक दफ़ा उसके पास पावर आए तो उसका छोड़ने का दिल नहीं करता। सो इस चीज़ को तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद ही आपको सही तरह से इदराक होगा कि ये जो हमारी पावर डायनेमिक है टॉप लेवल के ऊपर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट के दरमियान और जो फौज का रोल रहा है इस मुल्क में, वो पावर डायनेमिक चेंज हुई है। और अगर कोई हाई टेबल था पावर का तो अब उसमें जुडिशरी उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो पहले अगर बहुत सारी चीज़ें थीं या आइन को ना पे अमल करते हुए अगर हुकूमतें चल जाती थी तो अब वो काम करना मुश्किल होगा। तो जितनी जल्दी ये जो आजकल हुकूमत में है पॉलिटिकल पार्टीज वो इस बात को समझ लेंगी, उतना उनकी मेरे ख्याल में स्मूथ जो है वो हुकूमत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाबर सत्तार साहब। इंतहाई अहम मामला जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी ने यह कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर जो सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तारीखें दें, वगरना अदालत खुद इसके हवाले से तारीख दे देगी। और उनका ये कहना था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा और इसकी मुर्तकब सूबाई और वफाकी हुकूमतें हो रही हैं।
नाज़रीन, यहाँ पर हम वक्त लेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक नहायत अहम तकरीर की जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में की अमरीकी सदर ओबामा ने, जिसमें उन्होंने एक लिहाज से एक उन कंसर्न्स का जवाब दिया जो पाकिस्तान को ड्रोन हमलों के हवाले से है। ओबामा साहब का ये कहना था कि ये ड्रोन हमले अमेरिका के मुखालफों पर किए जा रहे हैं, और इसके साथ उनका ये कहना था कि सॉवरेनिटी की जो शील्ड है उसके पीछे हम किसी मुल्क को नहीं छुपने देंगे, कातलों को सॉवरेनिटी की शील्ड के पीछे हम नहीं छुपने देंगे। निहायत अहम तकरीर, विजन दिया ओबामा ने अपना। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तर सी ब्रेक के बाद। एक निहायत अहम तकरीर की सदर ओबामा ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, जिसमें उन्होंने विजन दिया कि अमेरिका किस तरह से देखता है दुनिया को और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में क्या पॉलिसीज होंगी अमेरिका की। बहुत बड़ा इशू था ईरान के साथ, जिस पर खुलकर कहा आज सदर ओबामा ने कि वो अपना आने वाला जो उनका जो दिन है बतौर सदर अमेरिका, वो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत एक सॉफ्ट आज फिक्रे इस्तेमाल किए गए ईरान के लिए, जिससे लग रहा है कि एक नया जो डिप्लोमेटिक दौर है ईरान के साथ शुरू होने वाला है। और इस बात के अब रोशन इम्कानात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास जो है उसकी साइड लाइन्स पे सदर ओबामा की ईरानी सदर से एक मुलाकात हो। सीरिया के हवाले से भी उन्होंने कहा, जिससे जो उनका बयान था उससे ये लग रहा है कि सीरिया पर एक फौरी हमले का अंदेशा ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो केमिकल वेपन्स हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से लगता है कि अमेरिका जो बशार उल असद हैं सीरिया के सदर, उनको टाइम देने के लिए तैयार हो रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि यह मामला किसी अटैक के या किसी फौजी मुदाखलत के बगैर ही हल हो जाए। पाकिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने, जो पेशावर में चर्च पर हमला हुआ उसका जिक्र किया। ड्रोन हमलों के हवाले से आज जो खुलकर बात की, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उनका यह कहना था कि ड्रोन हमले उन पर किए जाते हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं। गोया पैगाम यह था कि शायद जो हमले हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान का एक कंसर्न, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे इजलास में, और वहाँ पर वो जो इजलास आगे चलकर जब अपनी उनकी तकरीर होगी तो उसमें यकीनन वो इस मसले को उठाएंगे। लेकिन एक और अहम बात जो कही सदर ओबामा ने, उनका ये कहना था कि वो सोवरेनिटी की ज़रूर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सोवरेनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके पीछे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जो कातिल हैं वो छुप सकें। इसलिए सोवरेनिटी का मसला जो है उनका ये कहना था कि वो जुड़ा हुआ है और दुनिया को मिलकर इकट्ठे होकर एक रिस्पॉन्स करना होगा मुख्तलिफ सूरत हाल का। एक जो अहम बात उन्होंने कही कि मामला ये नहीं है, मसला इस वक्त ये नहीं है कि अमेरिका हर जगह जाकर मुदाखलत करता है। असल मामला तब होगा अगर अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज हैं वहां से अगर वापस आ जाए, अगर अमेरिका अपने आप को डिसएंगेज कर ले, तो फिर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होगा लीडरशिप का जिसको दुनिया का कोई दूसरा मुल्क कवर करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह भी कहना था कि मुख्तलिफ मुआशरों में इतना जुल्म होता है, वहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर के लोग मदद के लिए पुकारते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब देखते हैं, तो आपको सोचना होगा, दुनिया को रीथिंक करना होगा कि इसका किस तरह से इसका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। क्या और मैसेज थे इस तकरीर में, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, तकरीर सुनी आपने भी सदर ओबामा की, पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ा खुल के ड्रोन पर भी उन्होंने बात कर दी, और हम जो सॉवरेनिटी का इशू उठाते हैं उस पर भी इनडायरेक्टली उनका एक मैसेज बड़ा वाज़ेह था। देखिए, बुनियादी जोर तो उनका ईरान के साथ था और शाम पे था। शाम पे माहिदा हो गया है और रूस की मुदाखलत से हुआ है, लेकिन उसमें रूस की मुदाखलत काफ़ी नहीं थी अगर दो वजूहात ना होती। एक तो ये कि कोई 1000 टन के करीब कीमियाई हथियार थे शाम के पास, और वो इंतहा पसंदों के पास जा सकते थे, और वो 42 मकामात पे तकसीम थे। इसका ख़तरा था, लिहाजा अगर वो गिराते, हमलावर होते, शाम का हुकूमत ख़त्म हो जाती, तो न जाने वो कीमियाई असला कहाँ जाता। ये कीमियाई असला जो है शाम समझता है कि उसका बहुत बड़ा हथियार था इसराइल के ख़िलाफ़। दूसरी बात ये थी कि ख़ुद शाम में बहुत इम्कान था कि इंतहा पसंद आगे आ जाएं, और वहाँ पे ये हुआ कि माशरा तकसीम हो जाएगा और इराक़ से बदतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा एक तो शाम का मामला तय हुआ। दूसरा, ईरान में ईरान के जो रूहानी सरबराह और रहनुमा हैं, कायद, उन्होंने फतवा दे दिया है
वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी एटम बम के बारे में कि जो लोग एटम बम बनाते हैं या इस्तेमाल करेंगे वो उन्होंने कहा गैर इस्लामी है। और दूसरा जो नए सदर हैं ईरान के, उन्होंने बहुत मुस्बत बातें की हैं इंतखाबात के दौरान भी और बाद में भी। उन्होंने कहा है कि जी हम कोई झगड़ा नहीं करने जा रहे, हम एटम बम बनाने नहीं जा रहे, हम न्यूक्लियर तवानाई बराए अमन के हक रखते हैं और हम बम बनाने नहीं जा रहे। इसका सदर ओबामा ने बड़ा खुल के जवाब दिया है। एक तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बदलना नहीं चाहते, ये तब्दीली आई है, पहले वो कहते थे कि हम हुकूमत बदलेंगे, रिजीम चेंज की बात नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम बात उनसे बढ़ाने के तैयार हैं। जो उनके वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ज़रीफ़ के दरमियान जो बातचीत हुई है, लगता यह है कि उससे काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अब इसमें तबादला ख्याल होगा ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, और मुमकिन है कि मुलाकात हो जाए। इसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। अगर ईरान और अमेरिका की बात आगे बढ़ जाती है तो जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा पिछली हुकूमत में तय हुआ था वो मेरा ख्याल है उसको एक हकीकत बन जाएगा और हम 2014 के आखिर तक गैस ले सकेंगे और बिजली ले सकेंगे ईरान से। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं हमारे साथ ही रहिए, मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ शुजा नवाज साहब को। वाशिंगटन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अटलांटिक काउंसिल में वो हैं, जो एशिया डेस्क है उसको देखते हैं, पाकिस्तान के मामलात को देखते हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी। अस्सलाम वालेकुम शुजा नवाज साहब। वालेकुम सलाम। शुजा साहब, आज जो ओबामा साहब की स्पीच है ड्रोन हमलों के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ये तो अमेरिका अपने दुश्मनों पर करता है, और फिर सोवरेनिटी की उन्होंने बात की कि किसी भी कातिल को सोवरेनिटी के शेल्टर में नहीं जाने देंगे। किस तरह से देखते हैं आप इस तकरीर को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ड्रोन हमलों के कॉन्टेक्स्ट में? मैं सिर्फ ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा, मैं पूरी तकरीर को भी देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि वी लिव इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़, तो उस लिहाज से ये काफ़ी गैर मामूली तकरीर थी, क्योंकि नॉर्मली यूनाइटेड नेशंस में जब अमेरिकन सदर बोलते हैं तो काफ़ी उनकी टफ पोजीशन होती है। इस तकरीर में उन्होंने एक और रुख लिया मेरे नज़दीक, और वो जिस तरह इम्तियाज़ आलम साहब ने भी फरमाया कि ईरान के साथ अब बातचीत का उन्होंने कहा कि मैंने जॉन कैरी को कहा है कि वो बातचीत शुरू करें, और एन मुमकिन है कि सदर रूहानी के साथ उनकी एक कैजुअल मुलाकात भी हो जाए अगले आज या कल के दौरान। तो ये सब काफ़ी मैं समझता हूँ अच्छे साइन है। शाम के ऊपर भी जो फैसला हो रहा है और रूस ने जो किरदार अदा किया है, जाहिर है कि उससे भी अमेरिका अब बजाय जंग के बातचीत पे उतर आया है। और ड्रोन्स पे मेरे नज़दीक जो मैंने जो उनकी टेक्स्ट भी पढ़ी है फिर गौर से, मुझे ज़्यादा ये समझ आता है कि अमेरिका ड्रोन्स के इस्तेमाल को कम करेगा और बहुत ख़ास इलाकों में और ख़ास सिचुएशंस में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ड्रोन्स और जो NSA की हरकत हैं, जो स्पाइंग और या ईव्स ड्रॉपिंग है, उससे काफ़ी तनकीद हुई है अमेरिका की। और बल्कि सदर ओबामा की तकरीर से फ़ौरन पहले ब्राज़ील की सदर ने तकरीर की और काफ़ी तनकीद की अमेरिका की, तो वो उसके रिएक्शन में भी अमेरिका थोड़ा अपना ये जो एक्शन है इसको डायल बैक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा साहब आपका। इम्तियाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पेशावर में जो हादसा हुआ उसका तो जिक्र किया ओबामा साहब ने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मिस्र में इतना कत्लेआम हुआ है, वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया है, उसको तो उसके हवाले से तो कोई ओबामा साहब ने बात नहीं की, बल्कि जो वहाँ पर रिमूवल हुआ ये कहा कि ये अवाम की एस्पिरेशन के मुताबिक जनरल सीसी ने वो वहाँ पर इक़्तिदार पर कब्जा किया। पहले मैं बात करूँगा जो शुजा साहब कर रहे थे कि ये पाकिस्तान का जिक्र जो आया है या जो रेफरेंस जिसकी तरफ सभी इशारा दे रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो मजमून लिखा है प्यूटन ने, उन्होंने कहा है कि अमेरिका बड़ा एकतरफा है, यूनिलैटरल है, एक्सेप्शनल है, यानी वो किसी की बात सुनता नहीं है, जो समझ आता है कर देता है। तो ओबामा ने कहा कि हाँ वाकई अमेरिका बहुत एक्सेप्शनल है और मुनफरिद और इम्तियाजी है। किस मानों में? उन्होंने कहा कि
हम पे बहुत तनकीद हो रही है कि हमारी जगह घुस जाते हैं और ख्याल नहीं करते हैं, और हमारे खिलाफ रद्दमल भी आया है और मुस्लिम माशरों में ख़ासतौर पर रद्दमल आया है। उनका मसला ये नहीं है कि अमेरिका वहाँ पहुँचा हुआ है, उनका मसला ये है कि अगर अमेरिका वहाँ से निकल जाए तो जो खलाक पुर होगा, जो खुला पैदा होगा, उससे कोई पुर कर सकेगा? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम सवाल है जिस पे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, चीन को, सेंट्रल एशिया को सुनना चाहिए। बड़ा अहम बात करें, लेकिन मैं रोकूंगा आपको क्योंकि हमारा इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, अहम तकरीर सदर ओबामा की और आने वाले अगले दिनों में इस पर बहस भी होगी, और यकीनन ये तकरीर जो है उससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका ने बहुत हद तक ईरान के हवाले से अपना रवैया बदला है, जिसका डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा। लेकिन बहरहाल हो सकता है सऊदी हुकूमत इससे इतनी ज़्यादा खुश ना हो। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर अकमल हुसैन से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक महंगाई का तूफान है, अब तेल की कीमत भी बढ़ रही है, गरीब आदमी क्या करेगा? ये रियासत क्या कभी उसको भी रिलीफ देगी या सिर्फ IMF के साथ जो शराइत हैं उनको ही पूरा करेगी? लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वफाक की हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए लीटर का इजाफा कर दिया जाए, और पेट्रोल जो है बताया जा रहा है कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर से तकरीबन इसकी कीमत 113 रुपए लीटर हो जाएगी। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अब गरीब के मुंह से आखिरी नवाला छीनने की ये बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो गुर्बत और महंगाई ने जो आदमी की जिंदगी को तल्ख कर दिया है, और जो रिलीफ की उम्मीद थी हुकूमत से, वो तो हुकूमत ने पूरी नहीं की। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत IMF के जो साथ जो मुआहदा है सिर्फ उसको पूरा करना हुकूमत का एक मिशन रह गया है। ये जो सारी महंगाई है, अब जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, बताया जा रहा है उसकी एक बड़ी वजह डॉलर की जो कीमतें हैं वो उसमें इजाफा हो रहा है और रुपी डी वैल्यू हो रहा है। कहाँ जाकर रुकेगा ये महंगाई का तूफान? और जो रिलीफ का मैंडेट देके भेजा था आवाम ने इस हुकूमत को, उनके साथ क्या होगा? इस पर आज हम बात करते हैं। माहिर मईशत हमारे साथ है जनाब डॉक्टर अकमल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बयान कीजिए कि ये तो एक हर चीज़ की महंगाई में हुकूमत इजाफा करते जा रही है, होगा क्या आगे चलकर, क्या देखते हैं आप? सूरत हाल ये है जी कि पाकिस्तान का जो अफरात ज़र है वो क्रिटिकली डिपेंड करती है 3 चीज़ों के ऊपर। एक तेल की कीमत, दूसरी बिजली की कीमत, और तीसरा खाने की कीमत, गल्ले की कीमत। तो जब भी इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो वो पूरे मुल्क की जो तमाम अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो बिजली बनती है वो तकरीबन 60% बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल से बन रही है। तो और फर्नेस ऑयल जो है वो बड़ा महंगा है, और जब फिर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो उसके साथ ही फिर बिजली की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, और फिर बिजली की कीमत इनको बढ़ानी पड़ती है। इनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो बिजली को सब्सिडाइज़ कर सकें, हुकूमत के पास तो पैसा नहीं है। तो इसलिए नतीजा जब भी तेल की कीमत बढ़ती है तो वो फिर उसका खमियाजा जो है वो कौम को भरना पड़ता है, हाई प्राइसेस। डॉक्टर साहब, ये 500 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे भी हमने अदा किए, लेकिन उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो शहरों में 8 घंटे और देहात में 1216 घंटे, और ये आसमान पर जाती हुई कीमत, ये क्या हो क्या रहा है? जी, वो अर्ज़ ये है कि ये जो उनको सर्कुलर डेट के पैसे एक ही दफ़ा दिए गए थे 460 अरब रुपया जो आप फरमा रहे हैं, उससे वो प्रोडक्शन यूनिट्स जिनके पास स्पेयर कैपेसिटी थी वो अपनी प्रोडक्शन उन्होंने कुछ अरसे के लिए बढ़ाई। और आपने देखा होगा कि कम से कम बड़े शहरों में जो लोड शेडिंग का टाइम पीरियड था वो कम हो गया। अब इसके साथ साथ दूसरा मसला जो है वो ये है कि बहुत से ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनकी दकियानूसी किस्म की मशीनें लगी हुई हैं, और उनको छोटे छोटे पुर्जे जो हैं जो मेंटेनेंस के ज़रिए वो रिप्लेस कर सकते थे वो उन्होंने 10 साल से मेंटेनेंस नहीं की हुई। तो वो फिर ये है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब फुल यूटिलाइजेशन पे जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सप्लाईज़ के अंदर जो बिजली की सप्लाई है वो कभी बढ़ती है और कभी कम हो जाती है। तो ये दूसरा मसला है।
बहरहाल हुकूमत ने जो मीडियम टर्म में स्टेप्स लिए हैं उससे उम्मीद की जा सकती है कि ये बहरान पहले कम होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अगले 5 साल में। और वो ये है कि उन्होंने जो प्रोडक्शन का मिक्स है बिजली का उसको बदलने की तरफ कदम उठाए हैं। मसलन ये है कि बहुत से जो फर्नेस ऑयल बेस्ड यूनिट्स थे उनको गैस फायर्ड यूनिट्स की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा कोल बेस्ड प्रोडक्शन जो हमारा अपना खाम कोल है थर का उसको इस्तेमाल बुरोकार ला के नए प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने का मंसूबा है। और फिर तीसरा ये कि डैम्स जो मीडियम साइज डैम्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने तैयार किए हैं। और फिर आखिर में चौथा ये है कि ये अब बिजली इंडिया से लेने के लिए भी तैयार हैं और सेंट्रल एशिया के साथ भी राब्ते कर रहे हैं कि वहाँ से भी अगर कोई तरीका हो जाए। खलूस नियत और नेक नियति होना ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हाल है डॉलर की जो प्राइस है उसकी वजह से तेल जैसे मैंने अर्ज किया 113 रुपए लीटर पे जा रहा है। तो ये तो सिर्फ खलूस नियत से तो होने वाली बात नहीं है, ये तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नहीं देखें ना, ये दो अब नया चैप्टर आपने खोला, बड़ा ज़रूरी चैप्टर खोला है। पहला मसला तो बिजली का था जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिजली की जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इस तरफ ले जा रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़े भी और वो यानी पानी के ऊपर बेस्ड जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और गैस पावर्ड यूनिट्स के ज़रिए प्रोडक्शन हो, जिससे कि बिजली की कीमत कम होगी पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक। अब आपने जो दूसरा वो जो ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है हमारे, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी आज की इन्फ्लेशन में और आने वाली इन्फ्लेशन में, वो ये है कि रुपए की जो वैल्यू है डॉलर की निस्बत वो बड़ी तेज़ी से गिर रही है। हम एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के अंदर मुब्तला हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो कर रहे जितने करने चाहिए और हमारे इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं। चुनांचे हमारी जो एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन हो रही है, डॉक्टर साहब ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, रुपए की कीमत कम हो रही है, ये तो IMF के साथ एक मुआहदा है बताया जा रहा है हुकूमत का, जिसकी वजह से उसकी कीमत में जानबूझकर इजाफा हो रहा है। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी और बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है। अब देखिए जरा गौर करें ना इसके ऊपर अपनी। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर रुपए की कीमत गिरती है निस्बतन डॉलर के, तो जितनी आपकी इंपोर्ट्स हैं, चाहे आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र या कुकिंग ऑयल, जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमत डॉलर की कीमत वही रहे डॉलर के हिसाब से, मगर रुपए की हिसाब से उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी अगर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट कर रहा है। अब IMF का जो सोचने का तरीका है, उनका जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, वो मेरी नज़र में बुनियादी तौर पे गलत है, फ्लॉड है, और ये प्रूव हो चुका है बहुत से मुल्कों के केस में कि वो गलत उनकी सोच है। और वो ये उनका ख्याल है कि अगर एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू किया जाए या एक्सचेंज रेट की वैल्यू गिरने दी जाए तो उससे उस मुल्क के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि डॉलर के अंदर कोट होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे और फिर उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इंप्रूव कर जाएगी। ये बुनियादी तौर पे गलत इसलिए है कि पहली चीज़ ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि बिजली है या नहीं है, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट है। सो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की डॉलर प्राइस रिड्यूस भी हो जाए तो हम उतना सप्लाई नहीं कर सकेंगे और हम अब उस अपनी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते इस तरीके से। दूसरा ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी और इंपोर्ट्स भी उनकी इलास्टिसिटी ज़रा बहुत लो है। इलास्टिसिटी लो होने का मतलब है कि कीमत बेशक आपकी एक्सपोर्ट्स की गिर जाए क्योंकि वो आपके बेसिकली सेमी फिनिश गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं आपकी और लो वैल्यू टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो जब उसकी डॉलर प्राइस गिर भी जाए तो उसकी मांग में निस्बतन इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होता। तो पाकिस्तान के केस के अंदर और दूसरे ममालिक जो ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हैं उनके लिए ये एक्सचेंज रेट डिवैल्यू करने वाला नुस्खा बिल्कुल गलत नुस्खा है। और ये मेरी नज़र में इस हुकूमत ने अगर मान ली ये बात तो ये गलत चीज़ मानी है कि उनके साथ आर्ग्यू करना चाहिए था कि जनाब आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप हमें गलत एडवाइस दे रहे हैं और आप हमें अगर ये कह रहे हैं कि हम रुपये की कीमत गिरा दें जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो उससे
मसला हल नहीं होगा, मसला और संगीन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर हम ये नज़र डालें गुज़श्ता 3 माह पर, तो हालत ये है कि जून में जो 20 किलो आटे का थैला 670 रुपए में था, अब वो 790 रुपए में, 800 रुपए में मिल रहा है। महंगाई का तनासब तकरीबन 5.67% था जून में, अब वो 8.5% हो गया है। तो इस सूरत हाल में तो जो गरीब आदमी है वो तो मारा जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर इसमें उसकी गुर्बत में भी इजाफा ही होगा, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। तो अगर रियासत वो नहीं प्रोवाइड कर सकी जिसका मैंडेट अवाम ने दिया था, तो फिर ये लोग तो सड़कों पर निकल आएंगे। आप क्या समझते हैं, क्या होगा इस निज़ाम का आगे चलकर, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखें ना जी, इस वक्त इस मुल्क में जो जिससे मुल्क को भी खतरा है और पूरे मुआशरे को भी खतरा है, वो ये है कि ये दहशत गर्द बैठे हुए हैं किनारे के ऊपर मुल्क को काबू करने के लिए, और वो जब गुर्बत बढ़ती है और गरीब के हाथ से रोटी भी निकल जाती है तो वो उनको फ़ायदा मिलता है, उनको रिक्रूट मिलते हैं। तो इसलिए गरीब का ख्याल करना, गरीब को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना ना सिर्फ नेकी का काम है, उनके मैंडेट के मुताबिक है, बल्कि मुल्क को बचाने का भी ये एक तरीका है। अब इसमें भी IMF का ये जो फ़लसफ़ा है, ये बिल्कुल एक दकियानूसी और गलत नुस्खा है कि जनाब आप बेसिक सर्विसेज ना लोगों को दें क्योंकि हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। भाई मेरे, आप देखें कि जिन मुल्कों ने टेक ऑफ किया है, स्कैंडिनेविया से शुरू हो जाए आप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने टेक ऑफ किया, जर्मनी ने टेक ऑफ किया। उन्होंने 19th सेंचुरी में जर्मनी ने और अर्ली 20th सेंचुरी स्कैंडिनेविया ने यूनिवर्सल प्रोविजन की, बेसिक तालीम, सेहत और ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उन्होंने यूनिवर्सली प्रोवाइड किए। फिर आप देखें कि चाइना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि चाइना के अंदर जो बड़ी तेज़ी से तरक्की आई है, उसकी बुनियाद ही ये है कि उन्होंने अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम किए। उससे क्या हुआ, ना सिर्फ ये कि लोगों की बेहतरी हुई, बल्कि ये कि वो जब आपकी लेबर फोर्स की सेहत बेहतर होगी, उसकी तालीम बेहतर होगी, उसको एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बेरोज़गारी से और वो बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लेबर फोर्स की, और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के नतीजे में आपकी ग्रोथ। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अकमल हुसैन, जो कह रहे थे कि सिर्फ IMF की पॉलिसीज पर और उनके बताए हुए असूलों पर अमल करने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी, अवाम को रिलीफ देना होगा, वगरना ये मुआशरा बिखर जाएगा, ये मुआशरा टूट जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।